आनुवंशिकी और विकास, इसका चैप्टर है वंशागति और विविधता। इसकी पहली ही हेडिंग है आनुवंशिकी या वंशागति। लिखा देख लें, टॉपिक आपका, पहला टॉपिक आपका है आनुवंशिकी या वंशागति। क्या होती है आनुवंशिकी? है जीवों में क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, है ना, जो लक्षण जा रहे होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वंशागत लक्षण। ठीक है ना। जैसे कि कोई जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कोई छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, एनीवन, है ना, इन जीवों के जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, है ना। तो जो लक्षण स्थानांतरित होंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उसे हम लोग कहेंगे वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण। और इन्हीं लक्षणों के वंशागत होने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहेंगे आनुवंशिकी या वंशागति। समझो इसे। होता क्या है कि आपने देखा होगा, बरगद है, कोई वृक्ष है बरगद, तो बरगद से उनसे उत्पन्न हुए जो उनके शिशु रूपी जो पौधे हैं वो आखिर बरगद ही क्यों बनते हैं? पीपल से उत्पन्न हुए उनके शिशु आखिर पीपल ही क्यों बनते हैं? इसी प्रकार से मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए हुए शिशु मनुष्य ही क्यों होते हैं? आप तो कहेंगे तो बचकाना क्वेश्चन है भाई, मनुष्य हैं तो मनुष्य होंगे, पीपल हैं तो पीपल ही होंगे, अगर बरगद तो बरगद ही होगा। लेकिन ये सामान्य सी बात है, लेकिन आपको इसके पीछे का जो रहस्य है वो आपको बताना है, आपको समझाना है कि आखिर कारण क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हैं वो किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं। ठीक है ना। तो आप पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी या वंशागति, और इसकी ये पहली हेडिंग है हमारी चैप्टर की। नाम है चैप्टर का वंशागति और विविधता। ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया है कि जीवों में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाएंगे उन्हें हम लोग कहेंगे वंशागत लक्षण, और आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को उसे हम लोग कहेंगे वंशागत या आनुवंशिकी। तो हम बात कर रहे थे कि जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दिया बरगद का, पीपल का, मनुष्य का। होता क्या है कि आपको मालूम है कि जो शारीरिक जो संगठन है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, एनीबॉडी, उनका जो संगठन होता है शारीरिक, वो कोशिकाओं से निर्मित होता है। आपको भी पता होगा कि कोशिकाओं से ऊतक बनेंगे, ऊतक से ऊतक तंत्र बनेंगे, और उनसे अंग बनेंगे, अंगों से अंग तंत्र, और फिर जो पूरी बॉडी है, जो पूरा शरीर है, वो निर्मित हो जाएगा। अर्थात हमारे शरीर को बनाने के लिए जो इकाई है वो हमारी कोशिका है। कोशिका में केंद्रक होता है, और केंद्रक में ही ये जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो स्थित रहता है। अर्थात कोशिका जिससे बना हमारा पूरा शरीर, कोशिकाओं के भीतर केंद्रक, और केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं वो पड़ा रहता है। कहां रहेगा डीएनए? डीएनए रहेगा गुणसूत्रों के रूप में, अर्थात गुणसूत्रों के ऊपर जीन के रूप में रहेगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो गुणसूत्र हैं कितने होते हैं? 46 होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी।
22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो इन्हीं 46 गुणसूत्रों के ऊपर मनुष्य का पूरा हाव भाव, बॉडी स्ट्रक्चर, त्वचा का रंग, बालों का रंग, बालों का विन्यास, भौहों का विन्यास, ये सारा सब कुछ एक डिजाइन रहता है डीएनए के भीतर। अब कहां डीएनए है आपका? वही बात, कोशिका के भीतर केंद्रक और केंद्रक के भीतर गुणसूत्र और गुणसूत्रों के ऊपर जीन के रूप में डीएनए व्यवस्थित रहता है। ठीक है ना? गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र 60% बने होते हैं हिस्टोन नामक प्रोटीन से और 40% होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल। क्या है हमारा? डीएनए और प्लस आरएनए, ये होता है हमारा 40%। और 60 हमारा क्या है? हिस्टोन नामक प्रोटीन जिससे बना हुआ गुणसूत्र है। और गुणसूत्र क्या करते हैं? ये माता पिता के लक्षणों को संग्रहित करके जीन के रूप में, जो लक्षण है माता पिता के, कैसे लक्षण हमारे हैं? जैसे कि बालों का विन्यास हो गया है पिता का या माता का, उनके त्वचा का रंग हो गया है, उनके भौहों की बनावट हो गई है, उनके आंखों का रंग हो गया है, त्वचा गोरी है कि सांवली है ना? ये सारा सब कुछ डिजाइनिंग जो है वो डीएनए में संचित हो जाता है, डीएनए अर्थात जीन में। और ये जीन होते हैं गुणसूत्रों के ऊपर। और जब किसी भी शिशु का जन्म होने को होता है तो क्या होता है कि हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे, फिर भी हम आपको एक थोड़ा बता दें उसके बारे में कि गैमीट का जो फ्यूजन होगा, अर्थात मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट है स्पर्म, फीमेल गैमीट है ओवा। स्पर्म बनता है पुरुषों में और ओवा बनता है स्त्रियों में। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों के संयुग्मन से जो फर्टिलाइजेशन होता है, तभी उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप ही गुणसूत्र हैं वो 46 हो जाते हैं। अर्थात 23 गुणसूत्र आएंगे स्पर्म से और 23 आएंगे ओवा से। 23 दूना 46। इसमें से 22 गुणसूत्र स्पर्म में होंगे ऑटोसोम का और एक गुणसूत्र होगा सेक्स क्रोमोसोम का, वह एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। ओवा में 22 गुणसूत्र होंगे ऑटोसोम के और एक गुणसूत्र होगा सेक्स क्रोमोसोम का, तो वह केवल एक्स ही होता है। तो ओवा में 22 प्लस एक्स गुणसूत्र और स्पर्म में हो गया है 22 प्लस एक्स अथवा 22 प्लस वाई। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्र हैं वो जायगोट में 46 हो जाते हैं। 23 और 23 46, 23 ओवा से और 23 स्पर्म से। तो दोनों मिल गए गैमीट, मेल और फीमेल, हो गया निषेचन। अब क्या हुआ है कि जो गुणसूत्र आए हैं स्पर्म में, जो गुणसूत्र हैं वो किसके हैं? पिता के हैं। ओवा में जो गुणसूत्र किसके हैं? माता के हैं। तो जो माता के जो लक्षण हैं वो उन 22 गुणसूत्र में, ओवा वाले में, अर्थात कहने का आशय यह है कि जो माता का जो ओवा है जिससे जायगोट बना है निषेचन होके, उसमें माता के जो 22 गुणसूत्र है वो दैहिक गुणसूत्र हो गए। अर्थात माता का बालों का रंग, माता की त्वचा का रंग, माता के भौहों की बनावट, भौहों का रंग। जो 23वां होता है गुणसूत्र वो सेक्स क्रोमोसोम का काम होता है केवल सेक्स को डिटरमाइन करना, अर्थात लिंग को निर्धारण करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना।
और इधर स्पर्म वाले में क्या होता है, इसमें भी 22 गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम के हैं, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम का, चाहे वो एक्स हो अथवा वो वाई हो। उसमें भी 22 जो ऑटोसोम है, उसमें पिता का पूरा जो हूबहू कॉपी है, जो स्ट्रक्चर है पिता का है, उनकी लंबाई, कितनी लंबाई है, त्वचा का रंग कैसा है, बालों का विन्यास कैसा है, उनकी भौहें कैसी हैं, है कि कान की बनावट कैसी है, ये सारा जो प्रोसेस है उस 22 जो गुणसूत्र हैं उसमें सन्निहित रहेगा। जो 23वां गुणसूत्र होगा उसमें केवल सेक्स को निर्धारित करने वाला जीन होगा, अर्थात सेक्स को निर्धारित करने वाला गुणसूत्र होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। अब यहां मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिल गए, जायगोट बन गया। अब जो जायगोट बना है, गर्भाशय में पहुंचा है, डेवलपमेंट हो रहा है भ्रूण का, भ्रूण रूप में, तो उसमें आप का जो जन्म होने वाला है किसी भी जीव का, उसमें केवल एक प्राणी का महत्व नहीं है, दोनों प्राणी अर्थात माता और पिता के दोनों के लक्षण उस अमुक जीव में होंगे जो जन्म लेने वाला होगा। ठीक है ना, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। खैर प्लांट की जो प्रोसेस थोड़ी अलग से होती है, वो भी हम आपको पूरा बताएंगे डिटेल में एक नए वीडियो में, लेकिन अभी हम केवल आपको कवर कर रहे हैं आनुवंशिकी या वंशागति। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हें हम लोग कहेंगे आनुवंशिक लक्षण, और ये जो प्रक्रिया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, यह प्रक्रिया हमारी कहलाएगी वंशागत या आनुवंशिकी। और ये जो आनुवंशिकी होती है वो माता और पिता दोनों के गुणसूत्रों के ऊपर स्थित जो जीन है और जीन में स्थित माता और पिता के लक्षण दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वो जायगोट में जाकर, जायगोट बनकर, ठीक है ना, और उसका भ्रूण अवस्था में पूरा परिपक्व होना, और फिर उसके शिशु का, उस अमुक जीव का जन्म होना। तो जो जीव जन्म लेने वाला होगा, जिसका जन्म होने वाला है, उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण सन्निहित रहेंगे। तो ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हैं वो जाते रहते हैं। अब ये जो जीव उत्पन्न होगा इसमें दोनों के लक्षण हैं माता और पिता के। जब ये अपनी परिपक्व अवस्था में आएगा, जब ये जनन करेगा, तो इसके लक्षण इसके बच्चों में जाएंगे, है ना। तो ये ऐसे ही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। इसी को हम लोग कहेंगे वंशागति। जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये हमारी कहलाएगी आनुवंशिकी। जय हिंद।